रुका है वो। सीपीसी के तहत पिछले लेक्चर में आप लोगों को सेक्शन 11 पढ़ाया जा रहा था। धारा 11 देखिए, सीपीसी के तहत पिछले लेक्चर में आप लोगों को सेक्शन 11 पढ़ाया जा रहा था। रेस जुडिकेटा या प्रांग न्याय या पूर्व न्याय। इसमें सामान्य बातें ही अभी चल रही थी। आइए सामान्य बातों को ही आगे बढ़ाया जाए। 2 या 3 लेक्चर इसमें लग ही जाता है। अब जुरिस्प्रूडेंशियल बेस या विधिशास्त्रीय आधार बताना है, अर्थात रेस जुडिकेटा या प्रांग न्याय का विधिशास्त्रीय आधार क्या है। तो 3 रोमन सूत्र हैं, यानी कि 3 रोमन सूक्तियां हैं जो आपका रेस जुडिकेटा का विधिशास्त्रीय आधार बताती हैं। पहला है कि यह राज्य के हित में हो, यह राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो। यानी कि पहला यह है कि यह राज्य के हित में है, यह राज्य के हित में है, यह राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो। यह राज्य के हित में है, यह राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी जो है उसका अंत हो। दूसरा जो आपका है कि किसी व्यक्ति को एक ही वाद हेतु के लिए एक से अधिक बार तंग नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि दोहरे वाद से सुरक्षा प्रदान करना। और तीसरा ये है कि एक न्यायिक विनिश्चय को सही माना जाना चाहिए, अर्थात जब एक विषय पर एक बार न्यायालय का निर्णय आ गया तो उस निर्णय को सही माना जाए। बार बार एक ही विवाद पर न्यायालय निर्णय न दे। इसको बेरक से देख लीजिए, आपका किताबों में है आपका मैक्सिम। अब आइए रेस जुडिकेटा के एसेंशियल एलिमेंट देखा जाए। आपका प्रांग न्याय के आवश्यक तत्व। तो प्रांग न्याय के आवश्यक तत्व के लिए आपको कह सकते हैं कि धारा 11 में जो बातें बताई गई हैं उन बातों को एक एक करके तोड़ना है और रेस जुडिकेटा के एसेंशियल एलिमेंट निकालना है। देखिए, जहाँ तक प्रांग न्याय का आवश्यक तत्व की बात है, पहले आवश्यक तत्व आपका देख लिया जाए और एक एक आवश्यक तत्वों को अच्छे से डील भी करना है। देखिए, जब भी आप रेस जुडिकेटा मेंस में लिखिए तो पहली सतर्कता बेयर एक्ट न लिखिए, बेयर एक्ट न लिखिए। फिर बताया जा रहा है डायरेक्ट धारा 11 का आपका तोड़कर और आवश्यक तत्व या एसेंशियल एलिमेंट लिखिए। तो रेस जुडिकेटा के लिए पहली शर्त है 2 वादों का होना, 2 वादों का होना, यानी कि 2 मुकदमे होते हैं, एक
पूर्ववर्ती होता है मुकदमा, प्रीवियस पूर्ववर्ती यानी कि प्रीवियस सूट होता है, और एक सबसिक्वेंट सूट यानी कि पश्चातवर्ती वाद होता है। पश्चातवर्ती वाद पहला यह आवश्यक तत्व हुआ। दूसरा आवश्यक तत्व ये है कि जो न्यायालय पूर्ववर्ती वाद में निर्णय दिया है, यानी कि जो न्यायालय आपका पूर्ववर्ती वाद में निर्णय दिया है, वह न्यायालय पश्चातवर्ती वाद में भी निर्णय देने में सक्षम होना चाहिए। अब इसके लिए जो पहला आवश्यक तत्व है, इसके लिए स्पष्टीकरण 1 पढ़ेंगे जोड़ के। दूसरा आवश्यक तत्व के लिए स्पष्टीकरण 2 और 8 को पढ़ना है। तो आइए आपका एक एक करके आवश्यक तत्वों को हम बताते रहते हैं, क्योंकि बहुत लंबा आवश्यक तत्व है। तो पहला आवश्यक तत्व आपका देखा जाए। रेस जुडिकेटा के लिए, प्रांग न्याय के लिए यह आवश्यक है कि 2 वाद हों। पहला वाद एक पूर्ववर्ती वाद और दूसरा पश्चातवर्ती वाद। आइए देखा जाए पूर्ववर्ती वाद किसे कहा जाएगा, अर्थात प्रीवियस यानी कि पूर्ववर्ती वाद किसे कहा जाएगा, ये समस्या है। तो कौन पूर्ववर्ती वाद कहा जाएगा, कौन पश्चातवर्ती वाद कहा जाएगा, धारा 11 का स्पष्टीकरण 1 इस बात को क्लियर करता है। धारा 11 का स्पष्टीकरण 1 ये बता देता है कि जिस वाद में निर्णय पहले आया है, यानी कि जिस मुकदमे में निर्णय यानी कि न्यायालय का जजमेंट पहले आया है, उसे पूर्ववर्ती वाद कहा जाएगा, और जिसमें माने निर्णय पहले आया है उसी को पूर्ववर्ती वाद कहा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही ऐसा वाद बाद में दायर किया गया हो, यानी कि पूर्ववर्ती वाद धारा 11 के लिए कौन कहा जाएगा, जिसमें कि जजमेंट पहले आया हो, भले ही वह वाद बाद में दायर किया गया हो। एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए ए ने 1 जनवरी को बी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। फिर उसी विवाद को लेकर ए ने 5 जनवरी को बी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। अगर हम धारा 10 को देखें, रेस सब जुडिस, तो धारा 10 और 11 में अंतर ये है कि धारा 10 के लिए पूर्ववर्ती वाद वह माना जाएगा जो समय की दृष्टि से पहले दायर हुआ है, लेकिन धारा 11 यह नहीं बताती। धारा 11 यह बताती है कि प्रीवियस सूट या पूर्ववर्ती वाद वह माना जाएगा जिसमें न्यायालय ने पहले निर्णय सुना दिया है। इसका मतलब उदाहरण अच्छे से समझिए। अगर 5 जनवरी को जो दूसरा मुकदमा दायर किया गया था, यदि न्यायालय ने इस मुकदमे में पहले निर्णय सुना दिया है, तो धारा 11 कहती है कि इसे ही पूर्ववर्ती वाद माना जाएगा, और जैसे ही पहले वाद में निर्णय आया, रेस जुडिकेटा ये कहता है कि जो पश्चातवर्ती वाद रहेगा वह खारिज कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ववर्ती वाद धारा 11 के लिए वह माना जाएगा जिसमें
जजमेंट पहले आया है, भले ही वह बाद में दायर हुआ था, यानी कि भले ही वह समय की दृष्टि से बाद में दायर हुआ हो। ऐसी दशा में अगला इसमें देखा जाए आपका रेस जुडिकेटा के लिए यह आवश्यक है कि पूर्ववर्तीवाद वैध होना चाहिए, यानी कि रेस जुडिकेटा के लिए यह आवश्यक है कि जो पूर्ववर्तीवाद हैं वह वैध हो, यानी कि वैलिड हो। यदि पूर्ववर्तीवाद जिसमें कि निर्णय आ चुका है यदि अवैध हैं तो ऐसी दशा में कह सकते हैं रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होगा। पूर्ववर्तीवाद को आप चैलेंज कर सकते हैं और ये दिखा सकते हैं कि हजूर पूर्ववर्तीवाद में जो निर्णय प्राप्त किया गया था वह निर्णय एविडेंस की धारा, देखिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू में पूछा जाता है और आपको कोरिलेट करना है साक्ष्य अधिनियम की धारा 44। पूर्ववर्तीवाद में जो निर्णय आया है ये निर्णय रेस जुडिकेटा के रूप में कब काम नहीं करेगा, यदि आप साक्ष्य अधिनियम की धारा 44 के तहत पूर्ववर्तीवाद के निर्णय को चुनौती देते हैं और उस निर्णय को सेटिसाइड करा देते हैं, अर्थात उस निर्णय को आप कह सकते हैं कि सेटिसाइड करा देते हैं, अपास करा देते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन यहाँ बनता है कि रेस जुडिकेटा को विफल करने के लिए आपका कह सकते हैं रेस जुडिकेटा को विफल करने के लिए एविडेंस की कौन सी धारा का सहारा लिया जा सकता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो एविडेंस की धारा 44 का सहारा आप ले सकते हैं, अर्थात जब पूर्ववर्तीवाद को आप कह सकते हैं कि पूर्ववर्तीवाद में दिया गया निर्णय जब सेटिसाइड हो जाए, अपास्त हो जाए, रद्द कर दिया जाए तो ऐसी दशा में रेस जुडिकेटा लागू नहीं होगा, यानी कि पूर्ववर्तीवाद को चैलेंज आप कर सकते हैं और वह जो चैलेंज कर सकते हैं एविडेंस की धारा 44 के तहत 3 आधार में से किसी एक भी आधार पर। पहला ये दिखा सकते हैं कि हजूर पूर्ववर्तीवाद में जो निर्णय आया है वह आपका कपट पर आधारित है, अर्थात पक्षकार ने निर्णय तो प्राप्त किया लेकिन फ्रॉड कर दिया। फ्रॉड का मतलब फर्जी दस्तावेज पेश करके और निर्णय ले लिया, तो ये रद्द हो सकता है पूर्ववर्ती निर्णय। दूसरा ये दिखा सकते हैं कि जिस न्यायालय ने पूर्ववर्ती निर्णय दिया था वह न्यायालय उस निर्णय को देने में अक्षम था, यानी कि कॉम्पिटेंट नहीं था, वह अक्षम था, अर्थात पूर्ववर्ती न्यायालय को ऐसा निर्णय इस मामले में निर्णय देने की अधिकारिता ही नहीं थी। और तीसरा दुह संधि दिखा सकते हैं। दुह संधि यानी कि साठगांठ, कंक्लूजन या साठगांठ यानी कि मिली भगत, अर्थात दिखा सकते हैं कि हजूर वादी और प्रतिवादी ने आपस में मिली भगत कर ली, साठगांठ कर लिया, दुह संधि कर ली
और इस कारण से पूर्ववर्ती मामले में निर्णय आया, अतः ये निर्णय माना न जाए। तो अगर पूर्ववर्ती निर्णय इन आधारों पर खारिज हो सेट एसाइड हो जाता है तो पश्चातवर्ती वाद चलेगा, यानी कि दूसरा मुकदमा चलेगा और रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा। तो पहला नियम आपको ये मिला, पहला एसेंशियल एलिमेंट रेस जुडिकेटा का, कि दो वाद होने चाहिए, एक पूर्ववर्ती और एक पश्चातवर्ती। अगर केवल एक ही वाद है तो रेस जुडिकेटा का सिद्धांत अप्लाई नहीं होगा। आइए दूसरा आपका आवश्यक तत्व देखा जाए। दूसरा आवश्यक तत्व ये है कि पूर्ववर्ती वाद में, यानी कि पूर्ववर्ती वाद में जो न्यायालय जजमेंट दिया था, निर्णय दिया था, वह न्यायालय पश्चातवर्ती वाद में भी निर्णय देने में सक्षम होना चाहिए। पश्चातवर्ती वाद में भी निर्णय देने में सक्षम होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ये जब पढ़िए तो सक्षमता के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कह सकते हैं कि स्पष्टीकरण 2 और स्पष्टीकरण 8। याद रखिएगा, जब ये आवश्यक तत्व पढ़िए तो स्पष्टीकरण 2 को कवर करिएगा, स्पष्टीकरण 8 को कवर करिएगा। आइए एक एक करके छोटी छोटी बातों को गौर किया जाए। सक्षमता, जहाँ तक सक्षमता की बात है, सक्षमता आपका कौन न्यायालय सक्षम है, कॉम्पिटेंट है, इसके लिए आपका 4 दृष्टियों से सक्षमता देखी जाती है। यानी कि सक्षमता का निर्धारण 4 आधारों पर किया जाता है। पहले वो देखिए। पहला विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता, दूसरा मॉनेटरी या धन संबंधी अधिकारिता, तीसरा लोकल या टेरिटोरियल या स्थानीय अधिकारिता, और चौथा ओरिजिनल यानी कि मूल अधिकारिता या अपीलीय अधिकारिता। मूल या अपीलीय अधिकारिता, मूल या अपीलीय अधिकारिता। फिर एक बार देखिए, अधिकारिता का निर्धारण आपका कह सकते हैं कि 4 बातों को लेकर किया जाता है। विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर संबंधी अधिकारिता, मॉनेटरी या धन संबंधी अधिकारिता, टेरिटोरियल या स्थानीय अधिकारिता, मूल या अपीलीय अधिकारिता। ऐसी दशा में जो न्यायालय पूर्ववर्ती वाद में निर्णय दिया है, वह न्यायालय बाद वाले मुकदमे में भी निर्णय देने में कॉम्पिटेंट या सक्षम होना चाहिए। इस विषय पर आपका कह सकते हैं कि आपका जो एक्सप्लेशन पढ़ना है वह आपका पढ़ना है, कह सकते हैं कि एक्सप्लेशन नंबर 2 और एक्सप्लेशन नंबर 8। आइए देखा जाए आपका स्पष्टीकरण 2 क्या कहता है और स्पष्टीकरण 8 क्या कहता है। जहाँ तक स्पष्टीकरण 2 की बात है, एक्सप्लेशन नंबर 2 बेयर एक से अब देखना है कि स्पष्टीकरण 2 क्या कहता है। स्पष्टीकरण 2 ये बता देता है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए, इस धारा के प्रयोजन का मतलब ये हुआ कि धारा 11 के लिए,
इस धारा के प्रयोजन के लिए न्यायालय की सक्षमता का अवधारण ऐसे न्यायालय के विनिश्चय से अपील करने के अधिकार विषयक किन्हीं उपबंधों का विचार किए बिना किया जाएगा। यानी कि धारा 11 का स्पष्टीकरण 2 ये बताता है कि जब किसी न्यायालय की सक्षमता का निर्धारण किया जाएगा, सक्षमता का निर्धारण किया जाएगा तो उस न्यायालय के विनिश्चय या डिसीजन से अपील हो सकती है कि नहीं, अपील हो सकती है कि नहीं, इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे उस न्यायालय के निर्णय से अपील हो या अपील न हो, सक्षमता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और अपील होती है कि नहीं होती है ये इग्नोर करते हुए सक्षमता का निर्धारण किया जाएगा। तत्पश्चात स्पष्टीकरण 8 देखिए, एक्सप्लेनेशन नंबर 8। स्पष्टीकरण जो 8 है यानी कि लास्ट स्पष्टीकरण, ये आपका कब जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। इसी में थोड़ा टेक्निकल बातें हैं और स्पष्टीकरण 8 को ही थोड़ा अच्छे से देखना है। देखिए बेरेट क्या कहता है, बेरेट की भाषा देखिए। कोई विवादक जो सीमित अधिकारता वाले न्यायालय द्वारा जो ऐसा विवादक विनिश्चय करने के लिए सक्षम था, यानी कि इसका मतलब कोई विवादक जो सीमित अधिकारता वाले न्यायालय द्वारा, सीमित अधिकारता वाले न्यायालय द्वारा विनिश्चय किया गया हो, सीमित अधिकारता वाले न्यायालय ने उसे सुना था और सुनकर फाइनल रूप से, अंतिम रूप से विनिश्चय कर दिया था। किसी पश्चातवर्ती वाद में यानी कि किसी बाद के वाद में रेह जुडिकेटा के रूप में वह निर्णय लागू होगा। इस बात के होते हुए भी लागू होगा, यानी कि किस बात के होते हुए लागू होगा कि सीमित अधिकारिता वाला ऐसा न्यायालय पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवादक वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक उदाहरण से इसको देखा जाए तब समझाया जाए। मान लीजिए ए तथा बी में मुकदमा चला, ध्यान से समझिए उदाहरण से, और ये मुकदमा सन 2000 में डिसाइड हो गया। जिस न्यायालय में ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया था सन 2000 में, वह न्यायालय उस मुकदमे को सुनने और निर्णय देने में सक्षम था। उस न्यायालय ने सुनवाई किया, सुनवाई के बाद निर्णय भी सुना दिया। अब समस्या देखिए कहाँ आती है। तत्पश्चात सन 2000 के बाद उस न्यायालय को ही समाप्त कर दिया गया या उस न्यायालय की अधिकारिता कम कर दी गई। यानी कि जो पुराना न्यायालय था उस न्यायालय को ही विधायिका ने समाप्त कर दिया या उस न्यायालय का जुरिडिक्शन ही कम कर दिया। अब समस्या ये आई कि मान लीजिए बी पुनः जाकर नए न्यायालय में वाद दायर करता है और ये कहता है कि हजूर पुराना निर्णय अब रेह जुडिकेटा के रूप में लागू नहीं होगा, क्योंकि
जो पुराना न्यायालय सक्षम था उसकी अधिकारिता कम कर दी गई है या न्यायालय को ही समाप्त कर दिया गया है। इस विवाद से बचने के लिए ही स्पष्टीकरण 8 1976 में जोड़ा गया और ये बता दिया गया कि जिस समय न्यायालय पूर्ववर्तीवाद में निर्णय दिया था, क्या उस समय वह न्यायालय उस मामले में सुनवाई करने के लिए सक्षम था? तो अगर उस समय सक्षम था और बाद में अक्षम हो जाता है, तो ऐसी दशा में उस न्यायालय द्वारा दिया गया उस समय का निर्णय रेस जुडिकेटा के रूप में अर्थात प्रांग न्याय के रूप में लागू होगा। आसान भाषा में समझिए, थोड़ा कठिन जरूर है रेस जुडिकेटा, आसान भाषा में थोड़ा देखिए। अर्थात कोई न्यायालय है जो पहले सक्षम था, निर्णय भी दे दिया, बाद में वह अक्षम हो गया, चाहे विधि में परिवर्तन के कारण अक्षम हो गया या उसकी अधिकारिता कम कर दी गई। अब ये समस्या है कि जो उस समय वह निर्णय दिया था, क्या अब भी रेस जुडिकेटा के रूप में वह निर्णय लागू होगा? तो आपका जवाब रहेगा निश्चित रूप से लागू होगा। अब यह आया कि किस स्पष्टीकरण में ये स्पष्ट किया गया है, तो स्पष्टीकरण 8 में इस बात को बिल्कुल क्लियर कट बता दिया गया है। अब अगला ये आया कि अगर आपराधिक न्यायालय ने किसी विषय पर निर्णय दिया और सिविल न्यायालय ने, तो किस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को वरीयता दी जाएगी, आपराधिक के सिविल? तो आपका जवाब रहेगा सिविल न्यायालय। क्रिमिनल कोर्ट का निर्णय, अब फिर याद रखिए, आपराधिक न्यायालय का निर्णय सिविल मामलों में रेस जुडिकेटा का काम नहीं करेगा। आपराधिक न्यायालय का निर्णय सीआरपीसी की धारा 301 में जाएगा और संविधान का अनुच्छेद 20 के क्लास 2 में। यानी कि यहाँ जो मैं निर्णय बता रहा हूँ, ये पूर्ववर्ती निर्णय किसने दिया हो? सिविल न्यायालय ने, अर्थात इसका सिविल न्यायालय ने दिया है। एक पॉइंट और यहाँ अच्छा याद रखना है, अगर पूर्ववर्ती मामले में निर्णय न्यायालय से भिन्न प्राधिकारी ने दिया है, जैसे मध्यस्थ ने दे दिया, सुलहकर्ता ने दे दिया, कोई ट्रिब्यूनल ने दे दिया, यानी कि अधिकरण ने, तो धारा 11 ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी, क्योंकि निर्णय किसके द्वारा दिया गया हो? तो निर्णय आपका सिविल न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती निर्णय दिया जाना आवश्यक है। आइए तीसरा आवश्यक तत्व देखा जाए, आपका फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य। देखिए, ये जो अब बताया जाएगा ये अति महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से तैयार रखना है और यहाँ से गलती होने का ज़्यादा चांस रहता है। देखिए, जो विवादक तथ्य हैं यानी कि मैटर इन इशू हैं, जो विवाद्य विषय होने चाहिए, विवाद्य विषय, जो विवाद्य विषय होने चाहिए वह दोनों वादों में यानी कि पूर्ववर्ती वाद और पश्चातवर्ती वाद में आपका कह सकते हैं कि एक ही होने चाहिए। तो विवाद विषय दो प्रकार के होते हैं, पहले इसको बांट लीजिए। मैटर इन इशू, अभी हम बताएंगे डिटेल में।
पहले बंटवारा कर लिया जाए। मैटर इन इशू दो प्रकार के होते हैं। एक विवाद विषय ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य होते हैं। प्रत्यक्षतः और सारतः, प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद विषय यानी कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली। प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद विषय एक होता है सांपार्श्विक, सांपार्श्विक विवाद विषय या आनुषांगिक या कोलिटरल कहा जाता है। संसर्गी या सांपार्श्विक या आनुषांगिक। देखिए, डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्षतः का शब्द पहले देखना है। जो डायरेक्टली शब्द आया है, प्रत्यक्ष शब्द आया है, प्रत्यक्षतः का मतलब होता है तत्काल। तत्काल, तत्काल इसका शाब्दिक अर्थ होता है या तुरंत, तुरंत भी होता है, तुरंत कहिए, या अविलंब। और सारतः का मतलब होता है मूल्य का, महत्व का। सारतः का मतलब महत्व का या मूल्य का। यानी कि कब कोई विषय प्रत्यक्षतः और सारतः माना जाएगा, ये हम बताएंगे। डिटेल में इसको चलना है। लेकिन पहला नियम ये याद रखिए कि जो मामले सांपार्श्विक रूप से, कोलिटरल रूप से या आनुषांगिक रूप से विवाद्य होते हैं, उन मामलों में रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता। याद रखिए, उसमें प्रांग न्याय लागू नहीं होता। एक उदाहरण देखिए, ए मकान मालिक हैं, बी किराएदार हैं और सी उप किराएदार हैं। सब टेनेंट हैं, उप किराएदार हैं। अच्छे से इसको समझिए। ए मालिक हैं, बी किराएदार हैं और सी उप किराएदार हैं। ए ने मालिक ने किराएदार को हटाने के लिए मुकदमा दायर किया है। ऐसी दशा में मालिक ने सी को भी प्रतिवादी बना दिया है। तो मुख्य विवाद ए और बी के बीच है, सी के बीच नहीं है। सी को केवल इसलिए जोड़ा गया है कि मुकदमा सही ढंग से चले। सी को अगर प्रतिवादी नहीं भी बनाया जाता तो मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ता। तो सी के बारे में जो न्यायालय फैसला देगा वह केवल सांपार्श्विक या आनुषांगिक होगा और ये फैसला सी के विरुद्ध रेस जुडिकेटा के रूप में काम नहीं करेगा। ये उप किराएदार का एक उदाहरण बताया गया जो कोलिटरल यानी कि वाद में कोई अनुतोष नहीं मांगा जाता। सी के खिलाफ केवल जोड़ा इसलिए गया है कि मुकदमा सही ढंग से चले। प्रत्यक्षतः और सारतः जो विवाद विषय हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्षतः और सारतः, एक वास्तविक रूप से एक्चुअल रूप से, एक्चुअल इन इशू, और दूसरा कंस्ट्रक्टिव रूप से यानी कि आन्वयिक रूप से, कंस्ट्रक्टिव रूप से या आन्वयिक या प्रलक्षित। अब वास्तविक रूप से विवाद विषय के बारे में स्पष्टीकरण 3 पढ़ना है और आणविक या कंस्ट्रक्टिव विवाद विषय के बारे में आपका जो पढ़ना है स्पष्टीकरण 4। तो इसको आपका
अगले लेक्चर में बताया जाएगा डिटेल में फैक्ट इन इशू यानी कि विवाद विषय के बारे में। और जो लोग लाइव क्लास ले रहे हैं, आपका अभी बिहार का एग्ज़ाम भी है, तो ऐसी दशा में आप पूरा फोकस बिहार के एग्ज़ाम पर करिए। लाइव क्लास तो बाद में भी देख सकते हैं। जिनको बिहार एग्ज़ाम देना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस समय ऑडियो सुनें। तो आपका अगला क्लास कल चलेगी। धन्यवाद।